जय हिंद प्यारे साथियों, मेरे साथ एक बार फिर से हिंदी की क्लास में हम आ चुके हैं। जो मैं प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू किया है हिंदी का, वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी सवाल मैं लेके आता हूँ वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसका पहले ही सवाल मैंने यहाँ पर रखा है, कह रहा है हमसे कि नौकर का पर्यायवाची शब्द क्या है। यानी नौकर के और क्या पर्यायवाची हैं वो हमसे पूछना चाह रहा है और ऑप्शन में आंसर मांग रहा है हमसे। तो आपका आंसर मेरे दोस्त आ जाना चाहिए कि नौकर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सेवक। सेवक मतलब क्या? सेवक जो किसी दूसरे की क्या करता है, सेवा करता है, उसको सेवक बोलते हैं। इसके और पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे जैसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भृत्य। भृत्य भी क्या है, नौकर का पर्यायवाची होता है। परिचर होता है, परिचर। परिचर भी नौकर का पर्यायवाची होता है, परिचर। कर्मचारी भी बोल सकते हैं, है ना, कर्मचारी। कर्मचारी भी क्या होता है, पर्यायवाची हो जाता है, किसका, नौकर का हो जाता है। और हो जाता है कि कोई और नहीं होगा, सेवक हो जाता है। तो इसके जो पर्यायवाची हैं नौकर के, वो सेवक, भृत्य, परिचर, कर्मचारी, ये सब क्या हो जाते हैं भाई, नौकर के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखें, सवाल नंबर अगले पे आ जाते हैं। ये बताओ, कलर आपको दिख रहा है ठीक ठाक? अगला देखना सवाल, ये रहा सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इस सवाल में? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे कि वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है, यहां पर हमें क्या दिया है, डैश डैश दिया गया। यहां पर क्या आएगा? तो काशी क्या है दोस्त, कहां पर है? तो आप कहोगे काशी जो है किनारे होगा, है ना। काशी शहर गंगा नदी के किनारे है, लेकिन किनारे तो यहां पर है ही नहीं। किनारे तो यहां पर है ही नहीं, तो हम क्या लगाएं? तो किनारे की जगह आप यहां पर तट भी लगा सकते हो। ठीक है भाई, किनारे की जगह आप क्या लगा सकते हो, तट। यहां पर आप तट लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तट को हम किनारा भी बोलते हैं, किनारा। तट को हम किनारा भी बोलते हैं। तो आप पूरा वाक्य हो जाएगा, यहां पर आप किनारा रखोगे ना तो पूरा हो जाएगा। काशी शहर गंगा नदी के किनारे पर है, ऐसा हो जाएगा। या फिर काशी शहर गंगा नदी के तट पर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं भाई, देखना क्या कह रहा है अगले सवाल में। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम से, यहां पर ये सर्वनाम है, आप जानते हो ये सर्वनाम हमारे कितने हो जाते हैं भाई, आपको अच्छे से पता होगा सर्वनाम कितने होते हैं। तो आपको इसके प्रकार 6 हो जाते हैं, सर्वनाम के प्रकार 6 हो जाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर लिखा है डेड डैश करके, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डेड डैश है, और कह रहा है हमसे कि बड़ी बहन कहाँ रहती है। तो आपके अलावा आपके बड़ी बहन राइमिंग में आना चाहिए, राइमिंग में आना चाहिए। अगर आप इसको लगाओगे कि आपके बड़ी बहन कहाँ रहती है तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है। तो आपकी बड़ी बहन अपने नहीं होगा, अपनी बहन नहीं होगा, आपको बड़ी बहन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है, ये इसका बिल्कुल राइमिंग में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। सवालों को जितने ध्यान से पढ़ो ना, इतना बेहतर हो जाता है सवाल। क्योंकि पढ़ने में कहीं ना कहीं राइमिंग में देखो, बहुत सारे जितने भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं ना, तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कभी ना कभी हमने जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे या पढ़े होंगे किसी किताब में। क्योंकि हम कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सवाल हमें वो पता होता है, उसके शब्द भी पता होता है, लेकिन हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। बस दिमाग में ये रहता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं तो हमने देखा है ये। तो इसलिए शब्दों को पढ़ना जरूरी होता है ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें हमसे कहा जा रहा है कि तद्भव शब्द का क्या आशय है। देखो, आपने तद्भव और तत्सम दोनों ही पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसे सवालों को पूछ लेता है कि जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जैसे तद्भव के बारे में तो हम सब जानते हैं, तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्दों का रूप बदल कर आए हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और ये शब्द वो होते हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं, ना कि संस्कृत में। ठीक है भाई, जो हिंदी में बोले जाते हैं, जैसे अग्र मतलब आगे, अग्र बोलते हैं किसमें, तद्भव में। और आगे किसमें बोलते हैं, हिंदी में, या बोल सकते हो तद्भव में बोलते हैं। या जिस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर क्षेत्र लिख दूं तो क्षेत्र क्या बनेगा, क्षेत्र बन जाएगा तत्सम, तत्सम,
ये तत्सम बन जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं क्षेत्र का खेत करूंगा, खेत, तो ये क्या बनेगा, ये तत्भव बन जाएगा, तत्भव, ठीक है भाई, ये तत्भव बन जाएगा। तो क्षेत्र और खेत बात एक ही है दोनों में, सिर्फ लिखने का फर्क है, ये संस्कृत में है और ये क्या है भाई, हिंदी में हो जाएगा। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, या तो ऐसे कह सकते हो कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, या संस्कृत से जो रूप बदल कर आए हैं शब्द, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं भाई, उन शब्दों को हम तत्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर है देखो, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द, उत्पन्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। आपसे तत्भव पूछा है ना, तो कलकला को आपसे अगर वो तत्सम पूछ ले तो तत्सम पूछ ले तो कैसे कैसे करोगे, तो आप कह दोगे जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, उन्हीं को हम तत्सम बोलते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पे आ जाते हैं, अगले में क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटा लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि दाग लगना मुहावरे का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्त, हमसे पूछा जा रहा है कि दाग लगना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, दाग लगना। दाग लगना मतलब कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हैं, बेइज्जती हो जाना भी कह सकते हो कि इस पर तो दाग लग गया, यानी कलंक लगना भी बोल सकते हो, है ना। कलंक लगना, बेइज्जती होना, ये सब क्या हो जाते हैं भाई, ये सब के सब दाग लगने का जो मुहावरे का अर्थ बन जाता है। तो दाग लगना मतलब स्पष्ट होना नहीं भाई, स्पष्ट कहना नहीं, कलंक लगना, हाँ ये सही हो जाएगा, ये सही हो, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये रटा रटाया कई बार आपने देखा भी होगा। दाग लगना मतलब कलंक लगना, बहुत रुलाना नहीं होगा, हर संभव कष्ट होना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, आपके कितने सवाल सही होते हैं ये आप खुद जज कर लिया करो और एक बार ना कमेंट में बता दिया करो कि देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोग देख रहे हो, लेकिन जितने भी देख रहे हो ना, डेटा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको मैं बेकार सवाल कराता हूँ। ये सारे सवाल मेरे दोस्त कभी ना कहीं पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लेना, इन सवालों का एनालिसिस कर लेना, कहीं ना कहीं आपको सवाल आराम से देखने मिल जाएंगे कि हाँ ये सवाल वहां से पूछा गया था, ठीक है भाई। अगले में क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वकीय का, क्या है भाई, स्वकीय का विलोम शब्द है। विलोम मतलब क्या, विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, है ना। जैसे स्वकीय है, स्वकीय मतलब स्वयं, स्वकीय क्या बन जाता, परकीय। क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा परकीय। कहीं पर है परकीय, ये भी नहीं होगा, नायिका का नहीं होगा, ग्राम्य नहीं होगा, नागरिकता नहीं होगा, परकीय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो जहां पर भी आपको किसी शब्द में ये स्वयं मिल जाए, किसी शब्द में आपको ये श्वेय मिल जाए, तो आप इसका उल्टा कर दे। उल्टा अगर आप करना चाहते हो इसका उल्टा, तो आप इसमें पर लगा देना, आप इसमें पर लगा देना, आपका आंसर मिल जाएगा किसी भी शब्द में। ये ट्रिक बता रहा हूँ एक छोटी सी। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि मौत का पर्यायवाची शब्द है। मौत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जरा बताओ। मौत का पर्यायवाची, मौत मतलब आप आराम से कह दोगे कि मौत के तो कई सारे पर्यायवाची बन जाएंगे। बोले कैसे, एक तो बन जाएगा, इस मौत का पर्यायवाची बन जाएगा निधन। निधन तो दे रखा है इसमें, है ना। आप इसको इंतकाल भी बोल सकते हो, इंतकाल अरबी का शब्द बन जाएगा, इंतकाल बोल सकते हो। स्वर्गवास बोल सकते हो, स्वर्गवास, स्वर्गवास बोल सकते हो। प्राण पखेरु बोल सकते हो, प्राण पखेरु, कहते हैं उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस तरीके से प्राण पखेरु बोल सकते हो, है ना। देहांत बोल सकते हो, देहांत बोल सकते हो। और कुछ बोल सकते हो इसे, और कुछ बोल सकते हो, बोले नहीं और भी होंगे इसके शब्द कुछ ऐसे, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्धन क्या होता है, निर्धन होता है जिसके पास पैसा ना हो, है ना। जो गरीब हो, गरीब को बोलते हैं, या बोल सकते हो जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास पैसा या रुपया बोल सकते हो, पैसा ना हो, ना हो उसको बोलते हैं निर्धन। जिस पे धन ना हो उसको निर्धन बोलते हैं। हाँ, निदान, निदान किसी रोग का उपचार करना होता है ना। निर्धनता ये एक भाववाचक शब्द हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे कि उसने नया शॉल खरीदा, उसने नया शॉल खरीदा। वाक्य में
किस प्रकार का विशेषण है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, बताओ भाई किस प्रकार का विशेषण है। देखो, गुणवाचक है, संकेतवाचक है, परिमाणवाचक है, या संख्यावाचक है। आप अच्छे जानते हो कि यहाँ पर अपने पास विशेषण के कितने प्रकार हो जाते हैं, तो आप कहोगे इसके 4 प्रकार हो जाते हैं। कितने, 4 प्रकार हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर करेगा, उसने नया सोल खरीदा, उसने नया सोल खरीदा। ये सोल क्या है, इस सोल की विशेषता ही तो बताई जा रही है। कैसा सोल है, नया सोल है। तो उसमें परिमाण होगा क्या, बोले नहीं होगा। परिमाण कैसे, परिमाण में तो नाप तोल आता है, परिमाण में क्या आता है, नाप तोल आता है, ये नहीं आएगा। संकेत में यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर संख्यावाची में गिनती आती है। तो यहाँ पर क्या है, ये गुण है, ये एक सोल का क्या है, गुण होना। तो जहां जहां पर आपको नया मिल जाए, नया मिल जाए, पुराना मिल जाए, पुराना, नया, पुराना, इस तरीके से मोटा, मोटा, लंबा, लंबा, पतला, लंबा, पतला, ये सब के सब क्या है, ये एक विशेषण शब्द है। ये सब क्या है, विशेषण शब्द, जो किसी न किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, नया, नया क्या कर रहा है, सोल की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गुणवाचक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगले में, देखना भाई क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है, खून के घूंट पीकर रह जाना। खून के नहीं, खून का घूंट पी के रह जाना, ये होना चाहिए। तो खून का घूंट पीकर रह जाना। तो खून का घूंट पीकर रह जाने का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, खून का घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का सही का अर्थ क्या होगा। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, अत्यधिक खून बहाना नहीं। भाई खून का घूंट पीना यानी बर्दाश्त करना, है ना, समय बर्दाश्त कर रहा हूं मैं किसी वजह से, तो बर्दाश्त करना हो सकता है। सामिस हो जाना, सामिस नहीं होगा। अत्यधिक क्रोध करना, क्रोध तो और ज्यादा उस चीज को बढ़ावा देना होता है। ठीक है भाई, ऐसे व्यवस्था के कारण क्रोध रोक देना, किसी कारणवश या कोई ना कोई स्थिति या परिस्थिति ऐसी रहती है कि आदमी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। समझ रहे हो बात को, जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई को कुछ कह दे, या बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ कह दे, और पापा सामने खड़े हो, तो बड़ा भाई छोटे भाई कुछ बोल नहीं सकता, क्यों, वो विवश है, खून का घूंट पी के रह जाएगा। अब क्या बोलूं, पापा के सामने मुझे डांटेंगे, इस तरीके से। तो व्यवस्था के कारण क्रोध रोक लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो खून का घूंट पीना मतलब व्यवस्था के कारण। अगर व्यवस्था ना भी हो तो खून का घूंट पीने का अर्थ क्रोध रोक लेना, ये इतना भी चल जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है, ये पूछना चाह रहा है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आप यहां पर देखो कि मैंने यहां पर एक कारक का यूज किया है, और वो है हमारा का। ये जो का कारक है, तो जहां पर भी आपको का मिल जाए, का की के, है ना, ये अगर आपको कारक मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये कारक जो होते हैं ये वाले संबंध को बताते हैं कहीं ना कहीं। किसको, संबंध को बताते हैं। राजा का या मेरी कार, इस तरीके से सर्वनाम होते हैं, या फिर ये कारक शब्द होते हैं, ये संबंध को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि राजा का पुत्र, तो राजा का और पुत्र का आपस में कोई ना कोई संबंध है ना। इस पुत्र का उस पिताजी से संबंध है, और पिताजी का पुत्र से संबंधित है। तो संबंध को बताना ही क्या कहलाता है भैया, संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। इस पे कुछ और था क्या बताने लायक, चलो है तो बताने लायक, मगर कोई नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। देखना क्या कह रहा है इसमें, अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि उमेश में किस प्रकार की संधि है। उमेश में किस प्रकार की संधि है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। उमेश में किस प्रकार की संधि है। उमेश को जब आप तोड़ोगे तो दो चीजों में टूटेगा। बोले कैसा ये टूटेगा, उमा, उमा प्लस ईस, उमा प्लस ईस में टूट जाएगा। और आप इधर से ई निकालोगे और इधर से बड़ा वाला आ निकालोगे, तो बड़ा वाला आ और बड़ी वाली ई दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, ए बना देंगे। और ए की मात्रा क्या होती है, तो आप कहोगे ए की मात्रा एक हो जाती है। तो यहाँ पर उमेश, ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर भी एक मात्रा आपको चाहे ये वाली मिल जाए या फिर आपको ये वाली एक मात्रा मिल जाए, ये दोनों एक मात्रा है, ट्रिक बता रहा हूं सिर्फ ऐसी, दोनों मात्रा जहां पर एक एक मिल जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्त, तो वहां पर हो जाता है
गुणवाचक संधि कौन सी हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। गुण स्वर संधि, भाचक नहीं, गुण स्वर संधि हो जाती है। आप अच्छे जानते हो जो हमारी संधि होती है, जो हमारी संधि होती है वो कितनी होती है? बोले 3 हो जाती हैं। कौन कौन सी होती है जरा बताओ? 3 संधि कौन कौन सी होती है? तो एक तो हो जाती है हमारी स्वर संधि, एक तो हो जाती है स्वर संधि, और एक हो जाती है व्यंजन संधि, एक हो जाती है व्यंजन संधि, और एक हो जाती है हमारी कौन सी भैया? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो जाती है, ठीक है भाई, विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। इसके 5 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि हो जाती है, और एक यण स्वर संधि हो जाती है। 2 और बची है, वो कौन कौन सी? एक वृद्धि संधि और एक आयादी संधि। ये 5 इसके भेद हो जाते हैं। कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी संधि है जिसके 5 भेद हैं? समझ रहे बात को? तो स्वर संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी बिल्कुल सही उत्तर था। बाकी एक्स्ट्रा थी जानकारी, लेते गए आप। इसमें क्या कह रहा है देखना अगले सवाल में, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें कह रहा है हमसे कि कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। जितनी बार भी मैं कहूं उतनी बार कम होगा, जितनी बार भी मैं कहूं उतनी बार कम होगा। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, कृतज्ञ का अर्थ होता है, इस कृतज्ञ का अर्थ होता है जो एहसान को मानता है। मान लो मैं या मुझ पर कोई आदमी मेरी हेल्प कर दे, तो मुझे उसका एहसान मानना चाहिए कि हाँ उसने मेरी उस वक्त मदद की थी, हेल्प की थी, तो मैं एहसान मानूंगा, है ना। यानी कि एहसान मानने वाला, एहसान आप ऐसे कहते हो, एहसान मानने वाला, मानने वाला, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कृतज्ञ। अब इसका विलोम क्या बनेगा? क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है? विलोम पूछा है, तो इसका विलोम बन जाए कृतज्ञ, कृतज्ञ बन जाता है ना, कृतज्ञ। इसमें देखो ध लगा हुआ है, आप यहां पर देखोगे तो इसमें ध है, ये वाला नहीं होगा, बल्कि कौन सा हुआ? घ वाला हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ बनेगा, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये होता है जो एहसान को ना माने, जो एहसान को, जो एहसान, जो एहसान को ना माने, न माने, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? कृतज्ञ बोलते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं। इनकी वर्तनी गलत है तीनों की। अगले में क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको मिटा लेते हैं ना, फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? निम्न में कौन सा वाक्य सही है? राम गया लेकिन सीता आ गई। देखो इसमें सही वाला वाक्य है ना, इसमें कुछ गड़बड़ सी लग रही है। इसमें पूछा होगा निम्न में से कौन सा वाक्य किस तरह का है, इस तरीके से पूछना चाहिए था। देखो इसमें ना थोड़ी चेंजिंग कर लो, इसमें थोड़ी चेंजिंग क्या कर लो? चेंजिंग ये कर लो कि इसमें कर लो कि मिश्र वाक्य, है ना। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य सही है? मिश्र वाक्य, इसको कर लो मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कर लो इसको। अब यहां पर आप देखोगे, अब मैं आपको यहां पर थोड़ी सी बात सिखाऊं इस तरीके से। तो यहां पर राम गया लेकिन सीता आ गई, तो ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग हो जाएगा। और ये क्या है? कंजक्शन है, यानी समुच्चय बोधक चिन्ह है। जब दो वाक्य को एक समुच्चय बोधक चिन्ह जोड़ता है तो उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लेना सवाल में। जैसे यहां पर है सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, सोहन मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये एक साधारण वाक्य हो जाएगा, ये एक साधारण वाक्य हो जाएगा। जैसे गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, गिलास हाथ से गिरा, देखो गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, यहां पर और जो है ये एक समुच्चय बोधक चिन्ह है, यानी कंजक्शन है। टूट गया ये अलग है और ये अलग हो जाएगा। तो 2 क्रियाएं हैं इसके अंदर, तो ये भी क्या बन जाएगा? हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। क्या बनेगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को पहचानने की क्रिया, सॉरी, वो जो कला होती है, या मैं कह सकता हूं कि जो उसके ट्रिक है पहचानने की, उसके अंदर और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब आ जाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन भी आ जाता है उसमें। लेकिन मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ा, मुझे जयपुर जाना था इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना। यहां पर ये इसलिए आया है, इसलिए जो होता है इसलिए आ जाए या क्योंकि आ जाए, या फिर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो, 3 चीजें हो गई। तो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बनेगा मिश्र वाक्य, इसमें बनेगा मिश्र वाक्य, ठीक है भाई, इसमें बनेगा मिश्र वाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य हमसे पूछना था, ये थोड़ी सी करेक्शन थी इसमें।
तो ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है तो उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। या फिर आपको दो वाक्यों के बीच में इसलिए मिल जाए, या फिर छोटी वाली आपको की मिल जाए, या क्योंकि मिल जाए, क्योंकि क्योंकि इसे भी लिख लो, क्योंकि क्योंकि ये क्योंकि मिल जाए, क्योंकि मिल जाए, की मिल जाए, इसलिए मिल जाए, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं भाई, ये बन जाते हैं हमारे मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है, वाक्य नहीं शब्द कर लो इसको, ये थोड़ी आज गलती ज्यादा सी नजर आ रही है मुझे पीडीएफ में। एक्चुअली क्या है, जो पीडीएफ बनाते हैं उनकी धान कटाई चल रही है, सॉरी गेहूं कटाई चल रही है, गेहूं कटाई, तो वो जल्दी जल्दी में बनाते हैं तो एक आध वर्ड इधर उधर हो जाता है ना। तो यहाँ पर शब्द कर लें, क्योंकि ये शब्द है, वाक्य थोड़ी है, शब्द। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित में देखो ये वाला ये लगता है श्रेय, ये वाला नहीं लगता, ये आंसर नहीं होगा। अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता, ये छोटी वाली मात्रा ये नहीं होगा। अनुग्रहित इसमें भी रखा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुग्रहित होता है, बड़ी की मात्रा होती है इसमें। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो शुद्ध वर्तनी के सवाल और तत्सम तत्वभ विलोम शब्द पर्यायवाची, ये तो आपको 100% हर एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। तो ये चीजें तो आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्या कह रहा है अगले में, इसमें कह रहा है कि जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द हमें चुनना है। जिसमें शक्ति ना हो, तो जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो उसे बोलते हैं आसक्ति, आसक्त बोलते हैं, आसक्त। आसक्त नहीं बोलते, ये आसक्त है, बड़ा है, इसमें छोटा होता है, तो आसक्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, एक इसके लिए एक शब्द बताना है। तो जनता तंत्र, जनतंत्र, मानव तंत्र, राजतंत्र। तो जनता के द्वारा जो चलाया जाता है उसको हम जनतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम जनतंत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनतंत्र, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। देखना भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं बस। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है। हस्तलिखित में पूछ रहा है ना, तो हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। और जहां पर आपको ये विभक्तियां लगी हुई मिलती हैं या कारक शब्द लगे हुए मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है भाई, तो वहां पर आप कहोगे वहां पर तत्पुरुष हो जाता है। वहां पर क्या होता है भाई, तत्पुरुष हो जाता है। तो ये तत्पुरुष समास का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो बनेगा हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं। क्या विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भाई, तो विभक्त का स्थायी भाव क्या होगा, आप अच्छे जानते हो कि विभक्त का होगा जुगुप्सा। जुगुप्सा या इसको घृणा भी बोल देते हैं, इसको घृणा भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, इसको हम घृणा भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लॉलीपॉप सा था। रौद्र किसका होता है, आपको क्रोध का हो जाता है। क्या कह रहा है भाई इसमें, गर्मी लग रही है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि एसी लगा हुआ तो है नहीं, फैन हम चला नहीं सकते, आवाज आएगी वरना, इसलिए गर्मी में वीडियो शूट करनी पड़ती है। फिर लाइटें भी लगी हुई हैं, गर्मी दुगनी है। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि आ उपसर्ग से बना शब्द है, आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो आप अच्छे जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। बाद में जो लगता है उसको हम
प्रत्यय बोलते हैं। ये बात तो मैं हर बार आपको क्लास में बता देता हूँ। तो आ लगा हुआ है, तो आ उसका मतलब क्या है कि आ जो होगा वो एक शब्द का अगर भाग ना भी हो तब भी काम चल जाएगा। जैसे मूल शब्द यहां पर है, अगर आप यहां से मूल शब्द उठाओगे, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या बनेगा, आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। इसको मैंने इसके साथ जोड़ा है, तो ये जो जीवन है, ये जीवन हमारा क्या बनेगा, ये मूल शब्द बन जाएगा, और आ जो बनेगा ये उपसर्ग बन जाएगा, उपसर्ग, ये उपसर्ग बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आ जीवन, तो आ अलग कर दिया, जीवन यहां पर मूल शब्द हो जाएगा। तो मूल शब्द को छोड़कर जो बचता है शुरू में, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुरक्त नहीं होगा, इसमें अनु होगा ना कि आ होगा, उसमें सिर्फ आ पूछा था हमसे। अंजलि में अन बनेगा, इसको आप तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, अन बनेगा आधने के साथ, है ना, जनी बन जाएगा, अनजानी, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं ना। इसमें क्या कह रहा है भाई हमसे, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखो यहां पर प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही मैंने करा दिए, तो आप अच्छे जानते हो प्रत्यय क्या होता है। आप कहोगे प्रत्यय उसे कहते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगता है, जो मूल शब्द के बाद में लगता है, जो मूल शब्द ये है और बाद में हम इसको लगाएंगे तो ये आएगा प्रत्यय। तो आप पहले इसमें मूल शब्द देख लो क्या है। जैसे बंदरिया है तो बंदर से बना होगा, बंदर, ऐसे भी लिख सकते हो बंदर को, बंदर प्लस या, छोटी की मात्रा है ना, तो बंदर प्लस या यानी बंदरिया, बंदरिया, तो लास्ट में आपको क्या मिल गया, या मिल गया। तो आपका आंसर आपके सामने आ गया। बताओ भी कौन सा होगा, या, छोटा वाला बनेगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। या छोटी वाली ई बनेगी, ना कि बड़ी वाली बनेगी। अगर आप बड़ी बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी वाली नहीं होगी, छोटी वाली होगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। गर्मी ज्यादा लग रही है क्योंकि टाइम भी 3-4 बज रहे हैं, तो इसलिए गर्मी ज्यादा है। एसी भी नहीं है हमारे पास पंखा है छोटा सा, वही हम चलाते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।